दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। डिस्कवर विथ रंजना चैनल पर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में रासों के अन्य कवि एवं उनकी प्रवृत्तियाँ, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स से इसको पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। रासों के अन्य कवि एवं उनकी प्रवृत्तियाँ। डिंगल का अर्थ है डिंग अर्थात दर्पोक्ति, या कह सकते हैं अतिशयोक्ति वर्णन। जहाँ पर होता है वहाँ पर डिंगल हो जाती है। ल प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ल जो है वो प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। डिंगल चारण व भाटों की भाषा थी। डिंगल मूलतः मारवाड़ी राजस्थानी की एक शैली है। जैसे संस्कृत भाषा की काव्य पद्धति वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली है। भाषा में पृथक पृथक न होकर ये इनकी भिन्न भिन्न स्थापित शैलियाँ हैं। उसी प्रकार डिंगल भी मारवाड़ी के शैली हैं, न कि अलग अलग भाषा व बोली का रूप है। कवि जगनीक की परमाल रासो डिंगल में हुई है। पिंगल भी डिंगल के समान एक राजस्थानी भाषा की शैली है। पिंगल का रूप ब्रज भाषा एवं मध्य देश की भाषा के संयुक्त रूप से बनता है। जो पिंगल का स्वरूप है वो ब्रज भाषा एवं मध्य देश की भाषा के संयुक्त रूप से बनता है। पृथ्वीराज रासो पिंगल में लिखा गया है। राजस्थानी व ब्रज भाषा के योग को पिंगल कहा जाता है। पिंगल जो है दो भाषाओं के मिलने से बनता है। राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिलने से पिंगल बनता है। ठीक है। अब हमीर रासो यह एक अप्राप्य ग्रंथ है। ठीक है। जो हमीर रासो है ये अप्राप्त ग्रंथ है। इसकी कल्पना प्राकृत पैंगलम के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने किया। प्राकृत पैंगलम में 8 छंद राजा हमीर देव के विषय में वर्णित है। प्राकृत पैंगलम विद्याधर की रचना है। विद्याधर जयचंद के दरबारी कवि थे। इसी प्राकृतिक पैंगलम में 8 छंद हमीर देव के विषय में लिखा गया है, जिसमें सारंगधर का भी उल्लेख मिलता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के आधार पर हमीर रासो नायक कृतीय के रचनाकार का नाम सारगंधार बताया और कहा पृथ्वीराज रासो सारगंधार की रचना है, जबकि राहुल सांस्कृत्यायन इनसे अलग मत रखते हैं। कहते हैं कि सारगंधार की रचना है ही नहीं ये। राहुल सांस्कृत्यायन जी बताते हैं कि जो हमीर रासो की रचना है वो जज्जल नामक कवि ने किया था। हमीर रासो में राजा हमीर व अलाउद्दीन के मध्य हुए युद्ध आदि का वर्णन है। प्रमाणित प्रतियां न होने के कारण इसका अस्तित्व संदिग्ध है। कुछ पंक्तियां मिल जाती हैं। हमीर कज्जू जाजल भड़ह कोहाड़ भई चलऊ, सुल्तान शीस करवाल दई, तजी कलेवर दियु चलई। मुंजरासो अगला है मुंजरासो। अज्ञात कवि द्वारा लिखी गई रचना है मुंजरासो। हेमचंद्र प्राकृत का पाणिनीय, मतलब हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनीय कहा गया है क्योंकि इन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी प्राकृतानुशासन। इसी ग्रंथ के कारण इन्हें हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। सिद्ध चंद्रानुशासन नामक ग्रंथ में मेरुतुंग में प्रबंध चिंतामणि में प्राप्त 20 छंदों के आधार पर इस ग्रंथ की कल्पना की गई है। इसका प्राकृतानुशासन सिद्ध हेमचंद्रानुशासन नामक ग्रंथ में मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में प्राप्त 20 छंदों के आधार पर मुंजरासो ग्रंथ की कल्पना की गई है। इस ग्रंथ में मतलब मुंजरासो ग्रंथ में राजा मुंज और कर्नाटक के तैलप की शत्रुता व युद्धों का खुला वर्णन है और इस ग्रंथ की भी साहित्यकारों ने केवल अनुमान के आधार पर जीवित किया है। कवि हैं कल्हड़। ग्रंथ है अबू रास। समय है 1232। दूसरे कवि हैं प्रज्ञातिक। ग्रंथ है कछुली रास। समय है 1306। कवि हैं देल्हड़। ग्रंथ है गयासुकुमार रास और 14वीं शताब्दी है समय। कवि है उदयवंत।
उदयवंत। और ग्रंथ है गौतम स्वामी रास। समय है 1355 ईस्वी। अप्रामाणिक रासो काव्य, रचना है खुमाड़ रासो। अप्रामाणिक रासो काव्य में कौन कौन सी रचनाएं आ जाती हैं, आइए देख लेते हैं। खुमाड़ रासो जो कि दलपति विजय ने लिखा है 13वीं शताब्दी में। बिसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है 13वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा है। परमाल रासो जगनीक ने लिखा है। विजयपाल रासो नाल सिंह ने लिखा है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषता या कह लेते हैं गुण। आश्रयदाता की प्रशंसा की जाती है, अर्थात राजा की प्रशंसा की जाती है। इसमें युद्धों का यथार्थ वर्णन है। वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। वीर रस के साथ श्रृंगारिक रस का वर्णन है। वीर गाथाओं का सृजन मुक्तक व प्रबंध दोनों रूपों में मिलता है। विविध छंदों का प्रयोग मिलता है। अगला है पिंगल व डिंगल शैली का रासो ग्रंथों में प्रयोग किया गया है। साहित्य में प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य है। आदिकाल के दोष या अवगुण आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीयता का अभाव था, ऐतिहासिकता का अभाव था, भावोन्मेष का भी अभाव था, संदिग्ध या कह सकते हैं नकली रचनाओं का प्राचुर्य है, जनजीवन के संपर्क का अभाव था। नेक्स्ट देखते हैं आदिकालीन गद्य साहित्य। जब आदिकाल में काव्य परक रचनाएं हो रही थी, वीर रसात्मक रचनाएं हो रही थी, गेय काव्य लिखे जा रहे थे, श्रृंगारिक रचनाएं हो रही थी और यहाँ तक कि लौकिक साहित्य भी हमें दिखाई देता है। मन के स्वच्छंद भावधारा से साहित्य लिखे जा रहे थे। इसी दरमियान इस काल में अर्थात आदिकाल में पद्य के साथ साथ गद्य का पुट भी दिखाई पड़ता है। आदिकाल में हमें 3 गद्य की रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। पहला है राउर बेल, दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और तीसरा है वर्ण रत्नाकर। राउर बेल 10वीं शताब्दी में लिखा गया है। इस रचना में गद्य व पद्य दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। जिस रचना में गद्य एवं पद्य दोनों मिल जाते हैं उसको चंपू काव्य कहते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। राउर बेल, कवि रोड़ा। राउर बेल जो है ग्रंथ को कवि रोड़ा ने लिखा है। यह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। रचना काल है 10वीं शताब्दी। यह रचना गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यह हिंदी का सबसे प्राचीन चंपू काव्य के साथ साथ हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। इस चंपू काव्य में राउल नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, जिसके नख से सिख तक का वर्णन पहले पद्य में पुनः गद्य में किया गया है। राउर बेल से हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नख सिख वर्णन की परंपरा का श्री गणेश होता है। राउर बेल में 7 बोलियों के शब्द मिल जाते हैं। इन सब में राजस्थानी भाषा प्रधान है। दूसरे स्थान पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा ने लिखा है। इसका ट्रिक है दा उक्ति, अर्थात दा मतलब दामोदर शर्मा और उक्ति मतलब उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराजा गोविंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम उक्ति व्यक्ति था, किंतु 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ गया। इसकी भाषा प्राचीन कोसली है या पूर्वी हिंदी कह सकते हैं। उदाहरण में वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब धर्म करब। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और इस युग के काव्य के संबंध में भी थोड़ा बहुत जानकारी इससे प्राप्त होती है। क्वेश्चन बन जाता है कि बनारस के आसपास पर आधारित कौन सा ग्रंथ है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो बनारस के आसपास पर आधारित ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर तीसरा जो ग्रंथ है वो वर्ण रत्नाकर है। इसको जो है ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखा था। यह रचना 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसे मैथिली हिंदी का आदि व प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ एक कोश ग्रंथ है। यह ग्रंथ 8 कल्लोल भाग में विभक्त है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे। थैंक यू।